नमस्कार। GK मंथन चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान का विगत वर्षों में आए प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव व्याख्या रूप से तीसरा वीडियो आज प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वीडियो की विशेषता होगी कि इसमें ऑब्जेक्टिव के प्रत्येक प्रश्न का पूरी तरह से व्याख्यात्मक उत्तर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 1 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 143। तो इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 143। संविधान का अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक महत्व के, वैधानिक महत्व के या किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति से परामर्श मांग सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने या नहीं देने के लिए स्वतंत्र है, और अगर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने अथवा नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है। प्रश्न संख्या 2 है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ए अनुच्छेद 138, बी अनुच्छेद 139, सी अनुच्छेद 137, डी अनुच्छेद 143। तो इसका आंसर है सी अनुच्छेद 137। संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत ही सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून या संघीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश के संवैधानिकता की जांच करता है। और जांच क्रम में अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगे कि कानून अथवा आदेश संविधान के किसी भी प्रावधान के विरुद्ध है तो वह उसे असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर सकता है। और इसी शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। प्रश्न संख्या 3 है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? ए अनुच्छेद 141, बी अनुच्छेद 142, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 144। तो इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 141। संविधान का अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई भी निर्णय देता है, कोई भी व्यवस्था देता है, तो वो भारतीय संघ के अंतर्गत जितना भी न्यायालय है, वो उच्च न्यायालय हो, न्यायाधिकरण हो या नीचे का जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हो, उनका निर्णय इन सभी पर आबद्धकर होगा, यानी बाध्यकारी होगा। प्रश्न संख्या 4 है, उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32 बी। जो संविधान का अनुच्छेद 32 है, संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो फंडामेंटल राइट्स का भाग है, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में हम लोग जा सकते हैं, और इसी शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 5 है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ए 231, बी 233, सी 131, डी 143। तो इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 233। जो संविधान का अनुच्छेद 233 है, यही जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, उसके गठन का प्रावधान करता है। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद / राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों / कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? विकल्प अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 245, डी अनुच्छेद 326। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 245 सी। अनुच्छेद 245 कहता है कि जो भी संवैधानिक प्रावधान है, वो संवैधानिक प्रावधान सर्वोच्च होंगे। संसद द्वारा बनाए गए कानून या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, ये दोनों कानून से ऊपर संवैधानिक कानून होगा, और संवैधानिक कानून का पालन कराने के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 7 है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति विकल्प ए अनुच्छेद 245, बी अनुच्छेद 246, सी अनुच्छेद 247, डी अनुच्छेद 248। तो इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 248। भारत में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची बना के किया गया: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। लेकिन तीनों सूची में से अगर कोई भी विषय शामिल नहीं है, वैसा विषय जो तीनों में से किसी में भी शामिल नहीं है, उसको अवशिष्ट शक्ति माना गया है। और अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने और कार्य करने का अधिकार भारत की संसद को है, केंद्र सरकार को है, अनुच्छेद 248 के तहत। प्रश्न संख्या 8 है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ए अनुच्छेद 251, बी अनुच्छेद 252, सी अनुच्छेद 253, डी अनुच्छेद 254। तो इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 252। संविधान का अनुच्छेद 252 कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानमंडल संसद से यह अनुरोध करे, प्रस्ताव पारित करके कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तब संसद संबंधित राज्य के विधानमंडल के अनुरोध पर उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और अगर संसद अनुच्छेद 252 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है, तो यह कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन जिन राज्यों की विधानमंडल ने कानून बनाने का अनुरोध संसद से किया था। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 116, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 249। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 249। संविधान का अनुच्छेद 249 कहता है कि अगर संसद का उच्च सदन राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है और संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और इस तरीके से राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून 1 वर्ष तक अधिकतम लागू रह सकता है। अगर 1 वर्ष से आगे उसको लागू रखना है तो फिर राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा, फिर वह अगले 1 साल तक लागू रहेगा। इस तरीके से प्रत्येक 1 वर्ष पर राज्यसभा से पारित करा करके अनुच्छेद 249 के तहत बनाए कानून को आगे लागू रखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू कराने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है?
ए अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 250, सी अनुच्छेद 252, डी अनुच्छेद 253। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 253 डी नंबर। संविधान का अनुच्छेद 253 कहता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को पालन कराने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत यानी मूलभूत नियम निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 356। तो इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 75। संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति संघ सरकार के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, जिससे संघीय मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा। प्रश्न संख्या 12 है, प्रश्न संख्या 12 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। तो महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद विकल्प संख्या सी में है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 कहता है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी अपने पद पर बने रहेंगे। जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार यानी राष्ट्रपति के सबसे बड़े विधि अधिकारी हैं, सबसे बड़े कानूनी सलाहकार हैं और सबसे बड़े कानूनी सलाहकार की हैसियत से ये भारत सरकार के ऊपर जितना भी मुकदमा है उन मुकदमों की पैरवी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी करते। प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 82, सी अनुच्छेद 83, डी अनुच्छेद 85। तो इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 85। संविधान का अनुच्छेद 85 कहता है कि एक वर्ष के अंदर संसद का 2 अधिवेशन होना जरूरी है। साथ में पहले अधिवेशन की समाप्ति की तारीख से दूसरे अधिवेशन के प्रारंभ की तारीख के बीच अधिक से अधिक 6 महीना का अंतर हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक 6 महीना पर संसद का एक अधिवेशन एक सत्र होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 14 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 95, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 365। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 85। संविधान का अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करेंगे, संसद के सत्र का सत्रावसान करेंगे और लोकसभा को भंग करेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 106, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 112। तो इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 108। संविधान का अनुच्छेद 108 कहता है कि राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुलाएंगे और संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगर संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हों तब लोकसभा के उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तब राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 85। इसका सही आंसर है विकल्प बी अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 कहता है कि अगर साधारण विधेयक पर विवाद हो जाए तो
संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जा सकता है। और अगर 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक को पारित कराने के लिए बुलाया गया है, विवाद को खत्म करने के लिए बुलाया गया है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संख्या को जोड़ करके साधारण बहुमत से विधेयक को संयुक्त अधिवेशन में पारित कराया जाता है। और अब तक साधारण विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। प्रश्न संख्या 17 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ए अनुच्छेद 103, बी अनुच्छेद 109, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 124। तो इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है, यानी संचित निधि से संबंधित है? विकल्प ए अनुच्छेद 112 सब क्लाउज 29, बी अनुच्छेद 146 सब क्लाउज 3, सी अनुच्छेद 148 सब क्लाउज 6, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। भारत की संचित निधि संघ सरकार का सबसे बड़ा सरकारी खजाना है और संघ सरकार का सभी आमदनी संचित निधि में ही जमा होता है और संचित निधि पर भारत की संसद का अधिकार है। भारत की संसद की अनुमति के बाद ही संचित निधि से धन निकाला जा सकता है, धन निकाल करके खर्च किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 78, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 124 सब क्लाउज 2। तो इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 151, सी अनुच्छेद 124, डी अनुच्छेद 111। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश को अगर कार्यकाल से पहले हटाना हो तो इसकी पूरी प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 124 में है और यह प्रक्रिया उसी प्रकार की है जिस प्रकार से राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले हटाया जाता है। और प्रश्न संख्या 21 है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 54, डी अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही अनुच्छेद 32 को ही मूल अधिकार की कुंजी कहा जाता है और अनुच्छेद 32 के तहत ही मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय उसके मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए 5 में से जो ज़रूरत हो कोई भी रिट जारी कर सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 22 से भारत के संविधान के आगे के प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।